आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकाबुलरी राकेश में। मैं आज आया हूँ एक नया वीडियो लेके और इस वीडियो में आपका आइडम्स एंड फ्रेजेस के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, मतलब एक आसान तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैं आपका समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल। हर एक में आइडम एंड फ्रेज के साथ एक या दो एग्जाम्पल होगा। द इजिएस्ट वे टू मेमोराइज एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हूँ सबसे आसान भाषा में। आइडम एंड फ्रेज मतलब आइडम एंड फ्रेज को एकदम आसान भाषा में मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ के समझाया। ठीक है, और फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इस आइडम एंड फ्रेज को एवरी कोई भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश उसका एक सब्जेक्ट है और आइडम एंड फ्रेज आता है तो उसमें मदद करेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आइडम एंड फ्रेज की ओर। हमारा फर्स्ट आइटम एंड फ्रेज है शी इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। यहाँ पे जो आइटम एंड फ्रेज है ऑन अकाउंट ऑफ, एक्चुअली जनरली जो पूछा जाता है ना, ऐसे ऑन अकाउंट ऑफ जो आइटम एंड फ्रेज डायरेक्ट नहीं पूछते, एक सेंटेंस के अंदर दे देते, तो उसमें ही उस सेंटेंस को पढ़ के उसका मतलब क्या है आपको समझना है और समझाना है और सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या है एक्चुअली ऑन अकाउंट ऑफ? जिसने भी आइडम एंड फ्रेज पढ़े हैं उनको पता है ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या है एक्चुअली। ये तो आइडम एंड फ्रेज है, इसका जो लिटरेचर भाषा में यूज होने वाले भाषा में, स्पीकिंग इंग्लिश में, इसका मतलब क्या है उसको ही जानना है। तो देखिए, शी इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। उन्होंने एब्सेंट रहा, मतलब ड्यूटी से एब्सेंट रहा। क्यों ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस? क्या ये रीजन, इलनेस रीजन दिखा के, फीलिंग इलनेस मतलब उनको मतलब तबीयत खराब है ये इसलिए, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, एक ड्यू टू है एक बिकॉज ऑफ है। ठीक है, एक्चुअली ऑन अकाउंट ऑफ का आंसर होता है बिकॉज ऑफ, और जो ड्यू टू होता है ये ड्यूटी क्या है ना, देखिए ड्यू टू इज यूज टू मॉडिफाई नाउन्स ओनली। ड्यू टू जो वर्ड होता है ये वर्ड नाउन को मॉडिफाई करने के लिए होता है, और बिकॉज ऑफ इज यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स। बिकॉज ऑफ वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है इसलिए नाउन को ये मॉडिफाई नहीं कर रहे, इसलिए बिकॉज ऑफ यूज हो रहा है, और ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब ही होता है बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हो ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, के कारण, मतलब की वजह से और के कारण, इसका हिंदी मीनिंग आता है, हिंदी मीनिंग होता है। और एग्जाम्पल, ही कुड नॉट टेक एग्जामिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, मतलब बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, मतलब वो जो बंदा एग्जामिनेशन दे नहीं पा रहे क्योंकि उनका तबीयत खराब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही गेव अप टेकिंग पार्ट इन द मैराथन ऑन अकाउंट ऑफ हिज कोल्ड, बिकॉज वो उन्होंने मैराथन कंपटीशन से क्यों मतलब अपना नाम कटवा दिए, क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है, उनको कोल्ड लगा है, उनको ठंड लगा है, उनका तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने मैराथन कंपटीशन से निकल आए। द ट्रेन वॉज डिलेड फॉर 1 आवर ऑन अकाउंट ऑफ द टाइफून, क्यों 1 घंटा टाइफून की वजह से लेट है, ऑन अकाउंट मतलब बिकॉज ऑफ द टाइफून। We were held up for 2 hours on account of accident, मतलब क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के वजह से हम लोग यहाँ से जा नहीं पाए। ऑन अकाउंट मतलब बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, वी आर हेल्ड अप फॉर 2 hours बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, मतलब अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब ही बिकॉज ऑफ। यहाँ पे जो ऑन अकाउंट ऑफ जहाँ पे भी लिखा है वहां पे आप बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं, और सेंटेंस देके इसी चीज को ही पूछेंगे आपको कि ऑन अकाउंट ऑफ का जगह पे आप कौन सा वर्ड को आप रिप्लेस करके बैठाना चाहोगे। नेक्स्ट देखिए, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज ए वाइल्ड गुजी चेज, मतलब एक कल्प्रिट दोषी को ढूंढने का मतलब है एक वाइल्ड गुजी चेज है। ठीक है, एक कल्प्रिट को ढूंढना मतलब यहाँ पे वाइल्ड गुजी चेज है। अब देखिए वाइल्ड गुजी चेज एक्चुअली होता क्या है, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद रह जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस पढ़ के हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ एक फ्रूटफुल हंटिंग क्या है, एक फ्रूटफुल हंटिंग होगा क्या एक्चुअली। वाइल्ड गुजी चेज मतलब देखिए एक वन्य हंस को
चेज करना, ढूंढने को ही वाइल्ड गुजी चेज होता है। एक्चुअली वन्यहंस होता नहीं है। तो एक्चुअली जो चीज वन्यहंस होता नहीं है, तो इसका मतलब ये जो काम है लोग कर रहे हैं एकदम वैल्यूलेस है। तो वैसे ही एक नेगेटिव मीनिंग देने वाला एक वर्ड हमें चाहिए यहाँ पे फिल करने के लिए। पहले दिया है फ्रूटफुल हंटिंग, फ्रूटफुल दिया है तो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल सर्च हाँ, व्यर्थ खोजना एक हो सकता है। आइडियल सीकिंग मतलब आदर्श ढूंढना, ये भी नेगेटिव नहीं है। जेन्युइन इफोर्ट मतलब बहुत अच्छा इफोर्ट देना, लेकिन यहाँ पे तो ये वाइल्ड गुजी चेस तो एक नेगेटिव सेंस मांग रहा है, तो इसके लिए फ्यूटाइल सर्च ही सही होगा। क्योंकि फ्यूटाइल सर्च का मतलब क्या होता है ना, व्यर्थ निष्फल खोजना, मतलब कोई भी वैल्यूलेस सर्च। यहाँ पे देखिए, और ये वाइल्ड गुजी चेस का मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग नॉट नॉन एग्जिस्टेंट और अनऑब्टेनेबल, जो कि ना एग्जिस्ट करता है ना है कहीं पे भी, उसे को ढूंढने को ही ये वाइल्ड गुजी चेस बोला जाता है। एक्चुअली जो वन्यहंस होता ही नहीं है, इसलिए ये वर्ड दिया है, ये वाइल्ड गुजी चेस। ठीक है, जैसे कि घोड़े का अंडा, घोड़े का अंडा एक्चुअली होता ही नहीं है, तो लोग कैसे ढूंढ के पाएंगे। ठीक है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है लेकिन घोड़े का कोई अंडा नहीं होता है, ये भी एक कहावत है। क्या कर रहा था वहां पे, घोड़े का अंडा थोड़ी ना ढूंढ रहा था। सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड, मतलब एक ऐसे एक चीज को ढूंढना जो कि पॉसिबल ही नहीं है ढूंढ के पाना, इम्पॉसिबल है। और दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैट मेक्स यू वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। दैट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जो कि है ही नहीं, मतलब नहीं है, इम्पॉसिबल है, इमेजिनेशन चीज ढूंढ रहे हो। दैट मेक यू वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम, जिसको ढूंढने से क्या होगा, ये बहुत सारा टाइम तो वेस्ट होगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट accompany यू इन दिस वाइल्ड गुजी चेज, में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता एक ऐसे एक असंभव खोज के लिए, मतलब एक जो खोजने से नहीं मिलेगा, एक इम्पॉसिबल घटना के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं देने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, फ्रूटफुल हंटिंग फलदायक शिकार, फ्यूटाइल सर्च व्यर्थ निष्फल खोजना, आइडियल सीकिंग आदर्श खोज। और एक एग्जांपल देखिए, पुलिस इज अपरेंटली ऑन ए वाइल्ड गुजी चेज आफ्टर ही वैनिश्ड इनटू वुड्स। वुड का मतलब तो लकड़ी काट होता है, जब ये वुड के साथ एस लग जाता है इसका मतलब जंगल होता है। जैसे वुड्स का मतलब जंगल होता है, जब एक थी जंगल में छुप गए हैं तो वहां पे उनको ढूंढ के पाना मुश्किल ही है, मतलब ढूंढ के नहीं पाएंगे, सबको पता है। और लेकिन फिर भी पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं वाइल्ड गुजी चेस, मतलब एक मतलब मतलब बिना व्यर्थ निष्फल खोजना। इट टर्न्स आउट दैट माई ब्रदर टूक माई कार कीज, मतलब क्या हुआ ना, ये निकला है कि मेरे भाई ने मेरा कार का चाबी ले गया। आई हैड बीन ऑन ए वाइल्ड गुजी चेज, लेकिन मैं एक वाइल्ड गुजी चेज में हूँ, मतलब व्यर्थ खोज में लगा पड़ा हूँ दिस होल मॉर्निंग। मैंने मेरा भाई कार का चाबी ले गया, लेकिन मैं पूरा मॉर्निंग में क्या कर रहा था ना, घर में चाबी को ढूंढ रहा था। सर्चिंग देम इन द एंटायर हाउस, मतलब पूरा घर में चाबी को खोज रहा था, यही है मेरा बेकार की खोज, मतलब वैल्यूलेस एफर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। देखिए, उन्होंने जब एक नया जॉब शुरू किया है तो उनको क्या हुआ था ना, ऑल एट सी एक वर्ड दिया है। इस वर्ड का मतलब क्या है, जो फ्रेज दिया है, एडममेंट फ्रेज दिया है, इसका मतलब इसमें से क्या समझाता है। देखिए, ही वॉज हैप्पी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब, मतलब क्या वो बहुत खुशी थे, हाँ खुशी होते, क्यों नहीं होंगे, अगर कोई एक नया जॉब शुरू करे तो खुशी होंगे। ही वॉज सैड व्हेन ही बिगन हिज न्यू जॉब, क्या वो दुखी थे। ही वॉज पजल्ड व्हेन ही बिगन हिज न्यू जॉब, क्या वो पजल्ड कंफ्यूज थे। ही ट्रिम्फेंट मतलब वो क्या विजय किए थे, व्हेन ही बिगन हिज न्यू जॉब, क्या उन्होंने जब एक जॉब पाया क्या वो उसका विजय प्राप्ति था। लेकिन देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो अगर हम हर एक वर्ड को बैठा यहाँ पे, हाँ हमें सही लगता है,
लेकिन आइडम एंड फ्रेज में क्या होता है ना, इस आइडम एंड फ्रेज का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, कुछ मतलब होता है। ऑल एट सी का ये जो मतलब है वो होता है पजल्ड होता है, मतलब कंफ्यूज होता है। अगर कोई बंदा एक नया जॉब में ज्वाइन करेगा तो क्या होगा ना, उसको बहुत कंफ्यूजन होगा ये समझने भी क्या करे क्या होगा, मतलब कौन सा काम कब करे किस तरह से करे, कंफ्यूजन होगा तो वो पजल्ड होगा। इसका जो ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड। देखिए, हैरान होना, उलझा हुआ, फंसा हुआ, मतलब ऑल एट सी मतलब सारा का सारा सामान सब कुछ समंदर में, मतलब कुछ समंदर में अगर आपका कोई भी सामान हो क्या आप ढूंढ पाओगे, नहीं पाओगे। इसलिए मतलब पजल, कंफ्यूज हो जाओगे देख के कि नया जॉब मिलने के बाद। कंफ्यूज एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अगर आप ऑल एट सी का मतलब आप कंफ्यूज हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है। Here the phrase has been used for the confusion। यहाँ पे जो फ्रेज है ऑल एट सी, ये जो वर्ड यूज होता है कंफ्यूजन के लिए। हाँ, अगर ऑल एट सी के देने के बाद यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया गया है, हाँ पजल की जगह कभी कभी कंफ्यूजन भी दे सकता है, वो भी सही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑल एट सी विद दिस न्यू रूल एंड रेगुलेशन, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ ये नया रूल रेगुलेशन से कि क्या से क्या ना क्या होगा। अब देखिए, जब न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आया था तब लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि मनमानी मतलब बहुत सारा फाइन कट रहे थे लोगों के, समझ में नहीं रहते कि क्या लेके जाए क्या लेके ना जाए। लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, सबको पूछ रहे थे भाई क्या क्या लेके जाए क्या क्या लेके जाए। मतलब उस वक्त जो रूल रेगुलेशन था हर एक बंदे के लिए ऑल एट सी का बराबर था, मतलब कंफ्यूजन था, फजल भरा रूल रेगुलेशन था। Example, he was all at sea after learning that all his old friend were coming to his house to enjoy। क्या हुआ ना, मतलब मानो आपको सडन पता चला कि आपका घर में आज शाम को बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं पार्टी करने के लिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे कि आप करे तो करे क्या, मम्मी पापा है, मम्मी पापा डांटेंगे, मेरा ये काम है ये काम नहीं होगा। तो तरह तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलेगा, कैसे आप मैनेज करोगे जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। वही होता है ऑल एट सी। दे वर ऑल एट सी टू फाइंड दैट देयर सन्स हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर। क्या होता है ना, वो लोग अब कंफ्यूज पजल्ड है कि जान के कि उनका बेटा क्या हुआ ना, बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। ट्रूम्फेंट मतलब होता है, ट्रूम्फेंट मतलब होता है विजय, विजयी होना। नेक्स्ट आइटम एंड फ्रेज देखिए, ही इज ए क्वेर फिश आई हैव फेल टू अंडरस्टैंड हिम। अब देखिए, मैं उनको समझने में मतलब असमर्थ हुआ और मैंने उनको गलत समझा, और मतलब मैं उनको नहीं समझ पाया। इसका मतलब आई हैव फेल टू अंडरस्टैंड, मैं उनको नहीं समझ पाया। ही इज ए क्वेर फिश मतलब वो बंदा क्या था, फनी पर्सन था और मैं उनको उल्टा कुछ सोच लिया। एक सेंसिटिव पर्सन था लेकिन मैंने उनको अलग कुछ सोच लिया। एक स्ट्रेंज पर्सन था, मैंने उनको या अलग कुछ सोच लिया, या तो क्वेरलसम पर्सन था। देखिए, यहाँ पे कुछ भी आप बैठाओ सही आपको लगेगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो एक्वायर फिश का मतलब होता है एक ए स्ट्रेंज पर्सन, मतलब ए स्ट्रेंज पर्सन को ही एक्वायर फिश बोला जाता है, मतलब एक अद्भुत इंसान। मतलब ये एक अद्भुत इंसान है और मैंने इनको समझने में असमर्थ रहा इसलिए। ठीक है, इस जो सेंटेंस का मतलब यही होता है कि ये बंदा जो है एक अद्भुत बंदा है, अद्भुत पर्सन है, स्ट्रेंज पर्सन है, अनयूजुअल पर्सन है, इसलिए मैं उनको समझ नहीं पाया। देखिए, एक क्वेर फिश ए स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सन। सेंसिटिव भावुक जल्द नाराज हो जाने वाला। सेंसिटिव का मतलब देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश है, इसलिए मैं हर एक वर्ड को जिसे भी थोड़ा हाँ मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हो उस वर्ड को मीनिंग में लिख के दे रहा हूँ इसलिए। ठीक है, सेंसिटिव भावुक जल्द नाराज हो जाने वाला। स्ट्रेंज अजीब और विदेशी, दो मीनिंग होता है स्ट्रेंज का, अजीब होता है स्ट्रेंज और विदेशी भी होता है। कोरलसम मतलब जो लोग ज्यादा झगड़ना पसंद करते हैं उनको कोरलसम बोला जाता है। एग्जाम्पल, योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज ए क्वेर फिश मतलब तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो बहुत अद्भुत है। क्यों? ही वाज
he used to write funny poems and then he would read them aloud to everyone on the train on his way to work। क्या होता है ना, उनका वे टू वर्क में वो खुद कुछ पोयम लिखते और खुद अकेले अकेले लाउडली पढ़ते हैं ट्रेन में, इसलिए वो थोड़ा सा अद्भुत टाइप का है, ठीक है, किसी का बात भी नहीं मानते हैं। और एक अभ्यास है, ये अभ्यास किसी के पास नहीं होता है कि हाँ मैं खुद कुछ लिख के जाऊं पोयम और ट्रेन में पढ़ूं, मतलब एक अनयूजुअल होता है, स्ट्रेंज मैटर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टोरी डोज नॉट होल्ड वाटर। ये जो कहानी है, एक कहानी डोज नॉट होल्ड वाटर मतलब उतना फलदायक नहीं हुए। देखिए इसका क्या होता है, डोज नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है ना, डोज, अब यहाँ पे आप इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन एक एक बिठा के देखिए, आपको हर एक ऑप्शन सही लगेगा। डोज नॉट डिजर्व अप्रिसिएशन मतलब जो स्टोरी का बोले है उन्होंने कोई अप्रिसिएशन मतलब कुछ वैल्यूएबल नहीं है। डोज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट मतलब शुरुआत जैसे किए थे वैसे एंड नहीं हुआ स्टोरी का। कैन नॉट बी बिलीव्ड मतलब ये जो कहानी आपने बोले है विश्वास करने योग्य नहीं है। कैन नॉट बी वैल्यूड मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ये जो मीनिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ पे पुट करें तो हमें सही लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ना, कैन नॉट बी बिलीव्ड मतलब डोज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव मतलब जो हिस्ट्री स्टोरी अब इन्होंने बताए है वो स्टोरी विश्वास योग्य नहीं है, ठीक है, मतलब इस कहानी में बहुत सारा झूठ है। देखिए डोज नॉट होल्ड वाटर का मतलब कैन नॉट बी बिलीव्ड, और होल्ड वाटर का मतलब होता है, सिर्फ होल्ड वाटर का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव करने जैसा। यहाँ पे देखिए, यू कैन ऑल्सो से दैट ए थ्योरी और एन एग्रीमेंट आर्गुमेंट होल्ड्स वाटर मीनिंग दैट इट इज ट्रू और राइट मतलब आपको अगर कोई आर्गुमेंट और थ्योरी सही लगे, ये होल्ड, वहां पे आप होल्ड्स वाटर वर्ड यूज कर सकते हैं और फ्रेज यूज कर सकते हैं। हिज आर्गुमेंट इज बेसलेस एंड डज नॉट होल्ड वाटर है। और एक ऑप्शन एग्जांपल में मैं क्या लिया हूं ना, उनका जो आर्गुमेंट है बेसलेस है मतलब कोई परफेक्ट रीजन नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उल्टा सीधा आर्गू करे जा रहे, तो इसको भी बोलते हैं मतलब कैन नॉट बी बिलीव्ड वाला आर्गुमेंट, कोई मतलब बेस नहीं है आर्गुमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न्ड आउट टू बी ए व्हाइट एलिफेंट। क्या हुआ ना, जो लग्जरी कार इन्होंने लाए हैं एक व्हाइट एलिफेंट की तरह हो गए। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या है ना, देखिए एक सफेद हाथी क्या होता है ना, सिर्फ खाता पीता है और कोई काम का नहीं होता है एक सफेद हाथी। इसका मतलब होता है व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक सफेद हाथी खाता पीता सोता है और कुछ काम का नहीं होता है। ये रेयर आर्टिकल, क्या इसका ये यहाँ पे अगर एक रेयर आर्टिकल डाल दे मतलब पुट करे तो होगा, हाँ इस सेंटेंस के हिसाब से तो हो जाएगा, लेकिन इस फ्रेज को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या ये यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? हाँ एक लग्जरी कार है कि यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये व्हाइट एलिफेंट का फ्रेज को ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, ए प्राउड पोजीशन। देखिए कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन का मतलब होता है एक कॉस्टली चीज लेकिन मेरे पास है लेकिन कुछ काम का नहीं है, ट्रबल कर रहा है, तो यही होता है व्हाइट एलिफेंट मतलब मेरे पास एक कॉस्टली चीज है लेकिन कोई काम का नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखिए ये व्हाइट एलिफेंट व्यर्थ की चीजों खर्च बहुत कराए और काम ना आए। व्यर्थ का चीज जो कि खर्चा बहुत करवाता है और काम में उतना आता नहीं, जिस हिसाब से आप खर्चा करते हो उतना काम होता नहीं है। बहुत खर्चीले वस्तु, कोई भी चीज जो कि बहुत खर्चीला होता है। अब देखिए एक व्हाइट एलिफेंट कुछ काम का नहीं है, घर पे बैठा के खिलाना मतलब हाथी को खिलाना मतलब वो राजा महाराजा का काम था। मतलब पहले का जमाने में क्या होता था कि कोई भी राजा के अंडर में अगर कोई जमींदार है वो अगर बहुत रिच हो जा रहे तो राजा क्या करेंगे ना, उनको दावत पे बुला के कुछ हाथी गिफ्ट कर देते, क्योंकि हाथी को खिलाने से उस जमींदार का सारा पैसा चला जाएगा। और
6 महीने में, 1 साल में कभी कभी राजा उनके घर में घूमने भी जाते हैं, क्योंकि देखने के लिए कि इनका पास हाथी है कि नहीं। और घूमने जाते इसलिए वो जमींदार इन हाथी को ना बेच पाते ना कुछ कर पाते, रखना मजबूर हो जाता है और खिला खिला के गरीब हो जाता है। यही होता है हाथी का मतलब पहले हाथी का यूज। और इसके अलावा तो युद्ध में तो होता ही है, लेकिन ये होता है मतलब पॉलिटिकल यूज। ए रेयर आर्टिकल, एक दुर्लभ वस्तु और एक दुर्लभ लेख। पोजेशन, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी समथिंग बिलोंग्स टू वन, मतलब पोजेशन क्या होता है ना, एक वस्तु, आइटम और ऑब्जेक्ट जो कि किसी मेरा है यार, ओनरशिप है किसी का। ट्रबलसम मतलब परेशानी। I dare say he thought the gift horse was something of a white elephant, मतलब मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो हॉर्स उनको आपने दिया है एक व्हाइट एलिफेंट, मतलब एक कॉस्टली चीज है लेकिन कुछ काम का नहीं है। दे से द गवर्नमेंट हैज गॉट समथिंग वेरी लाइक ए व्हाइट एलिफेंट इन दैट वास्ट पाइल। क्या हुआ ना, ये विशाल ढेर में विशाल ढेर जो रखे एक व्हाइट एलिफेंट की तरह बराबर है, मतलब खर्चा बहुत किया है इस ढेर को बनाने के लिए लेकिन कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। अगर आप आपका काम में फेयर एंड स्क्वायर होंगे इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। अच्छा देखिए, डेफिनेटली प्रॉस्पर का मतलब होता है आप उन्नति करोगे। अगर उन्नति करने के लिए क्या और करना चाहिए, एक अच्छा इंसान मतलब अच्छा काम करना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, तब जाके आप उन्नति करोगे। देखिए, काम में एक्टिव हाँ हो सकता है, हॉनेस्ट हो सकता है, बिजनेस लाइक भी हो सकता है, अथॉरिटेटिव भी हो सकता है। सारा का सारा मीनिंग ये जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए ये हर एक मीनिंग डालने से हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस आइडम एंड फ्रेज को अगर रिप्लेस करना चाहे आइडम्स एंड फ्रेज को, तो उसके लिए जो मतलब आता है हॉनेस्ट। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है हॉनेस्ट। अगर आप हॉनेस्टली काम करोगे तो डेफिनेटली प्रॉस्पर होगा आपका। देखिए, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हॉनेस्ट, ईमानदार। हॉनेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल मतलब जो लोग हॉनेस्ट होते हैं वो लोग सारा जनरली रूल के हिसाब मुताबिक ही चलते और काम करते। अथॉरिटेटिव मतलब आधिकारिक, मतलब कुछ अधिकार लेके काम करना। एबल टू बी ट्रस्टेड एज बीइंग एक्यूरेट और ट्रू, रिलायबल, मतलब अथॉरिटी मतलब जिसको विश्वास कर सकते हैं तो उनको ही अथॉरिटिव बोला जाता है, मतलब विश्वासयोग्य आदमी को, पर्सन को, एम्प्लॉय को अथॉरिटिव बोला जाता है। बिजनेस लाइक मतलब कैरिंग आउट टास्क इफिशिएंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम और बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय पर्सनल और अदर कंसर्न, सिस्टमेटिक एंड प्रैक्टिकल। बिजनेस लाइक क्या होता है ना, कोई भी काम अब किसी को दिया जाए तो, एक एम्प्लॉय को दिया जाए तो वो इधर उधर के डिस्ट्रैक्ट ना होके काम को सही तरह से करते हुए इसे बोला जाता है बिजनेस लाइक। आई टोल्ड हिम फेयर एंड स्क्वायर टू पैक हिज बैग, मैंने हॉनेस्टली बोला था उनको बैग पैक करने के लिए। वी ओन द इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर, मतलब हमने जो ये इलेक्शन जीता है वो हॉनेस्टी के साथ जीता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या होता है ना, आप एक जनरल चीज सोचिए कि कोई भी दो देश नेबरिंग कंट्री के बीच में कैसा रिलेशन होता है, थोड़ा सा तू तड़क की रिलेशन होता है। तू तड़क की रिलेशन मतलब अनफ्रेंडली होता है, उतना अच्छा फ्रेंडली रिलेशन कोई भी नेबर कंट्री के साथ किसी भी कंट्री का नहीं है। मतलब जान लीजिए और याद रखिए, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो फिर नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब स्टॉप लविंग, क्या उन दोनों के बीच में लविंग स्टॉप होगा, अगर होता तो उनका बीच में कोई आर्गुमेंट मतलब कोई बीड नहीं होती, संधि नहीं होता, लेकिन कभी कभी उनका भी बीच में कुछ संधि भी होता है, कुछ पैक्ट साइन किए जाते हैं। नॉट ऑन गुड्स टर्म, क्या वो लोग अच्छे रिलेशन में नहीं है। फॉर्मिंग ए ग्रुप, क्या एक ग्रुप फॉर्म में नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि
अगर ये होगा तो कोई भी दो नेबर कंट्री अच्छे रिलेशन में नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, तो ये फर्मिंग ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, ये भी नहीं है सर, कभी भी दो नेबर कंट्री के बीच में गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। और स्टॉप लविंग भी तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्यार मतलब पूरा तो बंद होगा ही नहीं प्यार, क्योंकि अगर पूरा ये प्यार करना बंद हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बंद हो जाएगा, क्या होगा ना, उनका बीच में कोई भी संधि नहीं होगा। नॉट ऑन गुड टर्म, यही है इसका आंसर, करेक्ट आंसर। देखिए, नो लव लस्ट बिटवीन मत का मतलब अच्छे नियम पर नहीं, मतलब हाँ रिलेशन तो है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉगिंग पूरा रिलेशन बंद का बात कर रहे नहीं, थोड़ा सा रिलेशन है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। नो लव लस्ट बिटवीन मतलब हर दूसरे को पसंद नहीं है, मतलब कोई किसी के साथ पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मीटिंग करके कुछ समझे पैक्ट साइन कर लेते हैं। डू नॉट लाइक ईच अदर। देयर वॉज नो लव लस्ट बिटवीन श्याम एंड डेनिश, दे कुड नेवर वर्क टुगेदर। और इसलिए श्याम और डेनिश एक साथ काम नहीं कर सके, क्योंकि उनका बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है। When he saw the snake, he took to his heels। अच्छा, आप जनरली सोचिए, अगर आप सडनली एक सांप देखोगे तो आप क्या करोगे? दौड़ के भागोगे, सिंपल बात है। Went slowly, क्या स्लोली जाओगे? नहीं। आपने स्नेक देखा, मोर नहीं। वॉक इन फियर, हाँ फियर से चलूंगा जरूर, क्योंकि चलने से हो सकता है सांप हमारा पास भी चलाए। तो रन अवे इन फियर होगा, क्योंकि हम दौड़ के भाग जाएंगे। जंप फास्ट मतलब जंप करके ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे हम, और थक भी जाएंगे। क्या करेंगे ना, एक सांप देखने से जनरली हर एक बंदे, हर एक लोग क्या करते हैं ना, डर के मारे दौड़ना शुरू करते हैं। टुक टू हिज हिल्स मतलब रैन अवे इन फियर मतलब दौड़ के भाग जाते हैं, बहुत ही तेज भागना शुरू करना। टू बिगिन टू रन मतलब क्या हो जाना, रन करना शुरू करते हैं। दे टुक टू देयर हिल्स व्हेन दे सॉ द पुलिसमैन अप्रोचिंग मतलब क्या हुआ ना, ये जो दोनों भागना शुरू किए, ये लोग भागना शुरू किए, क्यों? जब देखे कि उनका तरफ पुलिस वाले आ रहे। द मैन टुक टू हिज हिल्स टू ट्राई टू गेट टू द बस स्टॉप बिफोर द बस लेफ्ट। क्या हुआ ना, ये जो बंदे थे, पर्सन क्या किए थे ना, दौड़ना शुरू किए। क्यों? क्योंकि बस का आने का टाइम हो गया, ये अभी तक बस स्टैंड पर नहीं पहुंचे, तो बस को पकड़ने के लिए, बस आने से पहले बस स्टैंड में पहुंचने के लिए इन्होंने दौड़ लगाई है। ठीक है, टुक टू हिज हिल्स for his alleged involvement in espionage he is under a cloud these days। क्या हुआ ना, उनका कुछ छानबीन का काम के बाद वो अंडर ए क्लाउड दिस डेज मतलब वो थोड़ा सा क्या किस में है, डाउट में है, अंडर सस्पिशन में है। देखिए सर, मैंने आंसर बोल दिया, सॉरी। एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर नहीं है, जो अंडर ए क्लाउड का मतलब ये नहीं होता है, मतलब कोई क्लाउडी वेदर का मतलब ये नहीं देता है। एंजॉइंग फेवरेबल लक मतलब क्या आप आपके नसीब को एंजॉय कर रहे हो अंडर ए क्लाउड के अंदर, नहीं, ये इस फ्रेज का मतलब ये नहीं होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं होता है, होता है क्या, अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन मतलब इंक्वायरी के बाद आप बहुत मतलब सस्पिशन में है, डाउट में है, आपका ऊपर बहुत डाउट है कि हाँ आप एक काम कर सकते हो, संदेह। As he behaved in an abnormal way, his activities were under a cloud। क्या हुआ ना, इन्होंने जो abnormal behave किए हैं, इसलिए इनका जो एक्टिविटी abnormal है, इसलिए इनको संदेह किया जा रहा है। Under proven innocent, every manager of the company until proven innocent every manager of the company is under a cloud। जब तक एक मैनेजर इनोसेंट प्रूव ना हो जाए, तब तक उनका ऊपर संदेह रहता है एक कंपनी का। एवर सिंस his family found out of his theft he has been under a cloud। जिस दिन से उनका मतलब चोरी गलती पकड़ा गया, उस दिन से ये बंदे को हर एक काम में संदेह किया जाता है। स्पियोनेज का मतलब जासूसी होता है। एलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कथित भागीदारी। सस्पिशियन मतलब संदेह होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन होता है। ये कुछ मतलब वोकैबुलरी है। तो आज हमारा इतना ही
आइडियम्स एंड फ्रेज था, मतलब में 10 ही सिर्फ लाया हुआ आइडियम्स एंड फ्रेज है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं इस तरह से और भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।